अवनीश ट्यूटोरियल ब्रांड चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। देखिए, आज का पेपर बहुत अच्छा रहा। सीटेट ये प्राथमिक स्तर का जो आंसर की है उसको आपको बताने चल रहे हैं। जैसे कि भाई देखिए, हर चैनल वाले बहुत पहले दे चुके हैं, लेकिन मेरे बारे में तो आपको अगर चैनल पर होंगे तो आपको जानकारी होगी कि मैं एक विकलांग पर्सन हूँ, एक हाथ एक पैर से। तो समस्या होती है असुविधाओं में वीडियो को क्रॉप करना बनाना, तो थोड़ा सा, और जब तक सटीक खुद अपने आप से सॉल्यूशन सही न हो जाए तब तक जो है फालतू के आंसर देना भी उचित नहीं समझ। चलिए, लेट न करते हुए हम लोग, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको बाल विकास का आंसर हम दे चुके हैं 1 to 30 क्वेश्चन का, और ये है प्राथमिक लेवल का मैंने फर्स्ट मीटिंग जो पेपर हुआ था सीटेट का, मैथ का, गणित का। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। तो देखिए, पहला है यह बच्चे को सृजनात्मक बनने में सहायता करता है, बिल्कुल राइट है। दूसरा, यह बच्चे की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, यह भी बिल्कुल राइट है। तीसरा है यह निगमनात्मक विवेचन में तर्क पर आधारित है, तो ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन दिया है कि यह हमेशा अभिसारी होता है। तो वैसे आपको बताएं कि गणित जो विषय है वह अभिसारी नहीं बल्कि अपसारी होता है, इसलिए चौथा ऑप्शन गलत है। तो अर्थात ABC ऑप्शन इसमें सही है, अर्थात फर्स्ट वाला जिसने विकल्प चुना होगा वो सही है। ठीक है ना, मीन्स फर्स्ट वाला विकल्प। ओके, चलिए आगे देखते हैं। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधियां अपनी कक्षा में करवाती है। इनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव बात कही गई है, बच्चे अक्सर भूल कर जाते हैं यहाँ। पहला है वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता या करती है। ठीक है, वैसे अगर आपको सभी की डिटेल बताएंगे तो समय लगेगा, फालतू का समय मिलाने से कोई मतलब नहीं है। यही वाला ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट कभी डिस्क्रिप्टिव क्लास इसकी आपको देंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव बाद में आज आंसर ही मिला लीजिए, ज़्यादा बेटर है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 33 पर है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है। नंबर 1, विद्यार्थियों की त्रुटियां उनके सोचने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती है। दूसरा है गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती हैं। तीसरा है गणित में त्रुटियां शिक्षकों को उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती हैं। चौथा है विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। ठीक है, तो सही नहीं है, इसलिए इसमें कौन सा सही है? चौथा वाला ऑप्शन कि विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करेगा। बिल्कुल ये गलत है, इसलिए यहाँ सही। ठीक है ना, इसमें 33 में चौथा वाला ऑप्शन यदि है तो सही है। 34 देखिए, 34 नंबर का क्वेश्चन है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट ये आंसर ही आपको बोल देते हैं, आप मिलान कर लीजिए। चूंकि पेपर सबके भाई अलग अलग सीरीज के होंगे, इसलिए क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है कि आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका चौथा वाला ऑप्शन मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि एक विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थियों की तुलना में कहाँ खड़ा या खड़ी है। यही वाला, ठीक है, यही वाला कथन सही है, मैंने सही नहीं है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं।
गणितीय अधिगम सामग्री, तो 4 सामग्रियां दी गई हैं। सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, 4 बातें कही गई हैं। दूसरा, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती। तीसरा, निर्देश देने में शिक्षकों की मदद करती है। चौथा जो है, कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। इसमें से आपको सही विकल्प का चयन करना था, ठीक है ना। तो इसमें से पहला तो बिल्कुल मैंने सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ये तो बिल्कुल गलत है भाई, ठीक है, ये गलत है। और स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है तो सही है। निर्देश देने में शिक्षकों की मदद, ये भी गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती, ये सही है। तो मीन्स जिसका जो ऑप्शन बी और डी है वो सही है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें है? तीसरा वाला, ठीक है ना, 35 का थर्ड वाला। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति नेप 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं, ठीक है, अब सरल होंगी, मजबूत होंगी, हतोत्साहित होंगी, कम होंगी। तो जो इसका ऑप्शन है वो मजबूत होंगी, ये है ऑप्शन सही है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 37 नंबर है क्वेश्चन, अधिक कम, लंबा छोटा, दूर समीप, बड़ा छोटा आदि अवधारणाएं। तो इसका जो ऑप्शन सही है वो है महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, मीन्स प्री नंबर अवधारणाएं, ठीक है। तो इसको आप याद रखिए, ठीक। डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चे जल्दी जल्दी मिलाने की कोशिश करते हैं कौन सा आंसर सही, कौन सा ऑप्शन, ज़्यादा टाइम टेकन ना हो, इसीलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। कोई क्लास नहीं है, ये आंसर मिलान की ही बात है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ। 38 नंबर का क्वेश्चन, और क्वेश्चन पढ़ना मजबूरी इसलिए है कि सभी के सेट एक जैसे बने, एक तो है नहीं, किसी का ए, किसी का बी, किसी का सी, तो इसलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। 38 नंबर देखिए, राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफ़ी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? इसका सबसे उपयुक्त कारण क्या है? तो आपको डायरेक्ट हम इसका उत्तर दे देते हैं कि गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है, ठीक है। एक तो ये हुआ, और दूसरा है कि गणित अपनी प्रकृति द्वारा पुरुष प्रधान विषय थे, तो भाई गलत है। कोई ऐसा नहीं है कि पुरुष ही गणित को लिए कि समाज की लिंग संबंधी धारणाएं इस मान्यता की ओर ले जाती हैं कि लड़के समस्या समाधान ज़्यादा नवीन कार्यविधियाँ उपयोग करते हैं और इसलिए उन्हें बेहतर अवधारणात्मक समझ होती है, ठीक। और चौथा है कि लड़कों में गणितीय क्षमताएं जन्मजात हैं, तो इसमें गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भाई, ये मेरा अपना निजी वो है, इसलिए आंसर की का इंतजार किया जाएगा, हालांकि यही सही होगा। अगला है, कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय वे पढ़ाते हैं उनसे अधिक कठिन समझते हैं। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है? ठीक है, तो गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की जो अमूर्त प्रकृति होती है, यही इस पहलू यही पहलू जो है भय को बढ़ाता है। तो इसलिए चौथा ऑप्शन सही होगा। डायरेक्ट आंसर कर लीजिए, पूरा पढ़ेंगे जुटो समझ जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर का। देखिए, निम्नलिखित में से किसने गणितीय खगोल विज्ञान के क्षेत्र में काम किया है? तो भाई ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिए।
अपने आर्यभट्ट जी हैं। ठीक है, कौन सा ऑप्शन, पहला वाला आर्यभट्ट। नेक्स्ट देखिए, एक सब्जी बेचने वाला पालक रुपये इतना, मैंने 60 रुपये प्रति किलोग्राम बेच रहा था। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू से ₹21, मैंने आप ब्रैकेट में देख रहे हो 6 लिए सब्जी बेचने वाले द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट आंसर ही हम बता दे रहे हैं, व्याख्या करेंगे तो ये तो उपयुक्त विधि यही है, लेकिन यहाँ जो इसका आंसर है वो होगा केवल सी, माने जो ऑप्शन केवल सी है, मीन्स चौथा ऑप्शन, ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। 42 नंबर का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। तो इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा कि बच्चों को हस्तकौशल सामग्री जैसे संख्याओं के ग्रिड, आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गोटियां दी गई हैं और वे इनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न खोज रहे हैं। ठीक, ये वाला सही होगा। 43 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थी को भिन्न 2/3 और 4/6 की तुल्यता की कल्पना करने में मदद करने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भिन्न डिस्क का उपयोग किया जाएगा। कौन सा, भिन्न डिस्क का उपयोग करके। ठीक, इसका मीन्स तीसरा ऑप्शन सही है, ये श्योर है, आप इसे निश्चित रहें। ठीक है, 44 नंबर देखिए, एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले विधि का उपयोग करती है, इसका उद्देश्य। तो रोल प्ले का अगर उद्देश्य इसका क्या होगा, विचारों का बहिर्वेशन, विचारों का बहिर्वेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संख्या बोध विकसित करने में उपकरणा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण जो विद्यार्थी में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शन करता है। ठीक है, तो इसका जो है सेकंड वाला ऑप्शन सही है। विद्यार्थी एक पासा उछालता और बिना बिंदुओं को गिने या बताने में सक्षम है कि यह 4 है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, प्रियदर्शनी ने 4.8 kg बादाम, 2500 ग्राम किशमिश, 3.5 ग्राम काजू को मिला दिया तथा इस मिश्रण को बराबर 3 दर्जन पैकेटों में पैकेट बना दी। प्रत्येक पैकेट का भार क्या होगा। भाई सबको आप ग्राम में बना लीजिए और ऐड कर लीजिए। 4.8 kg का मतलब है 1000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4800 हो जाएगा और 2500 ही है, 3.5 को कर दीजिए तो 3500 हो जाएगा। और सबको ऐड करने पे हमें ऐसा 10,800 आएगा और उसको आप डिवाइड कर दीजिए किससे, चूँकि 3 दर्जन की बात किया है तो 1 दर्जन में 12, तो 3 दर्जन में 12 36 से भाग कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 300 ग्राम। ठीक है, कितना, 300 ग्राम। तो 300 ग्राम सही है। एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, यदि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दी जाए तो क्या नया क्षेत्रफल कितने गुना होगा। 47 वाला देख लीजिए। तो देखिए भाई, अगर वर्ग की भुजा 5 है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 25, ये तो अभी का है। लेकिन अगर भुजा दुगनी कर देंगे तो 5 × 2 = 10 और 10 का वर्ग मैंने उसका क्षेत्रफल, नया वर्ग जो है 10 है उसकी भुजा, तो क्षेत्रफल 100 हो गया। तो अब 25 से 100 भाग कर दे, 25 × 4 = 100, इसका मतलब 4 गुना है, तो सीधा सीधा है। तो इसका 4th वाला ऑप्शन सही है। ठीक है ना, 4 गुना। ठीक, 47 का जो है चौथा 4 गुना। अड़तालीस देखिए, निम्नलिखित समूहों में से किसमें सभी त्रिआयामी में 3D की बात किया है। तो घन घनाभ अर्धवृत्त शंकु,
तो घन और घनाभ असंख्य ये तो 3D में है, लेकिन अर्धवृत्त तो इसका केवल एरिया होता है, सॉलिड चीज़ें चाहिए। दूसरा भी गलत है, डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, घन घनाभ गोला बेलन, मीन्स चौथा ऑप्शन सही होगा। कौन सा? चौथा। घन घनाभ गोला बेलन ये जो है 3D है, ठोस आकृतियाँ हैं, मीन्स 3 डायमेंशनल है, त्रिआयामी है। ओके, चलिए 49 देखिए। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य ₹10 है। उसके पास एक 5 रुपये का एक सिक्का, 2 रुपये के 1 रुपये के सिक्के और 50 पैसे के सिक्के हैं। उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की ज़रूरत होगी? ठीक है, तो इसको तो आप निकाल ही सकते हैं। अब उसके पास एक 5 रुपये का, तो 5 रुपया हो गया, और 2 रुपये, 2 जो है 1 रुपये का, तो 1 1 2 हो गया, 5 2 7 हो गया, और 5 टू 50 पैसे के हैं, 50 पैसे के, तो 5 टू 50 पैसे मतलब 5 25 25 से भी 2.5। ठीक, तो ऐड कर दीजिए, ऐड करके 10 में से माइनस कर दीजिए, तो इसका आ जाएगा 0.05, मीन्स सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है ना? चलिए आगे देखते, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया भाई। और 50 का देख लीजिए, भी ये है, बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों का समूह का चयन करना था। तो वैसे भी जानते हैं कि अगर अंश समान हो तो उसमें जिसका हर बड़ा होता है उस सबसे छोटी भिन्न होती है। तो पहला वाला ऑप्शन डायरेक्ट क्या करने का पजल मत बूझिए, डायरेक्ट करिए। 1/4 जो है 1/3 से छोटा होगा, 1/3 जो है 1/2 से छोटा होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, क्योंकि अभी भाई आपको साइंस की भी बताना है और हिंदी भी। आपको इतना बता दें कि जितना आपको मिलाएंगे आप बाद में खुद ही कहेंगे कि नहीं सर आप जो बताए थे बिल्कुल परफेक्ट बताए थे, इसमें कोई इफ बट नहीं है। हाँ, 1-2 की मानवीय त्रुटि हो जाए तो बात अलग की। नीचे दिए गए पैटर्न में लुप्त संख्या, ठीक है, तो पैटर्न आप निकाल सकते हैं। 1 में 5 जोड़ रहे हैं 6 बन रहा है, 6 में 9 जोड़ रहे हैं 15 बन रहा है। इस प्रकार से आप आगे सॉल्व करते चले जाएंगे तो इसका जो उत्तर होगा वो 28 आएगा। ओके, इसी प्रकार रक्त समूह वाला है 52 नंबर का क्वेश्चन, सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त समूहों का अनुपात। तो सबसे अधिक कौन है भाई? सबसे अधिक ओ ग्रुप है, और सबसे कम कौन है? ए बी ग्रुप। तो ओ और ए बी में अनुपात निकाल लीजिए, तो 12:3, 3 1 के 3, 3 चौक 12 मीन्स 4:1, अर्थात तीसरा वाला क्वेश्चन मैंने तीसरा वाला आंसर सही है, मीन्स 4:1। 52 का जो है तीसरा सही हो गया। ठीक है ना? आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो डायरेक्ट इसको आपका आंसर बता दे रहे हैं, थ्योरी तो आप जानते ही होंगे। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, बिल्कुल ही गलत है। अन्य तो संभव है, आप पढ़ के अनुमान लगा सकते। डायरेक्ट अभी आंसर बता रहे, व्याख्या बाद में कभी की जाएगी। ओके, 53 का जो है पहला वाला सही है कि यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हो तो वह एक आयत बन जाती है, यही सत्य नहीं है। फिर 54 देखिए, 54 नंबर। अम्मनी 36 सर्वसम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में व्यवस्थित कर रही, इन वर्गों द्वारा अलग अलग प्रकार कितने आयत बना सकती है? ठीक है, तो इसमें जो है 5 बना सकेगी। हमने सॉल्व किया है, आपको सॉल्यूशन बाद में। ठीक है, अभी तो आंसर से मतलब है, बिल्कुल करेक्ट है 5। और 55 है, रुबीना ने कार से 16:50 बजे अपनी यात्रा शुरू की, 21:15 समाप्त हो गई यात्रा। तो इसको माइनस कर लीजिए, ठीक है, माइनस कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 4 घंटे 25 मिनट। ठीक है ना? 55 का तीसरा सही। चलिए आगे देख लेते हैं। भाई जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि आप केवल जल्दी से मिलान कर लें बस। 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ी जाती है और फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं के योगफल। तो 100 में पूर्ण संख्या, ना कि पूर्ण वर्ग। 100 में अगर पूर्ण संख्या अगर आप x y कुछ भी मान लीजिए, तो 100 में अगर x जोड़ रहे हैं एक तरफ
अब फिर 100 में से x को घटा दीजिए, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं की योग कितना हो जाएगा? अब भाई प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, 100 प्लस 100 में 200 आ जाएगा, 200। ठीक है ना, बात समझ में आई? तो पहला सही है। 100 लाख को कितना कहते हैं? देखिए भाई, आयोग मैंने सीटेट ने भी क्या मजाक किया है, कैसे कैसे क्वेश्चन दे दिया है, लेकिन ठीक है, कितने लोगों का गलत भी है। इसका 1 करोड़। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था संख्याओं को अवरोही क्रम में निरूपित करती है? ठीक है, तो आपको हम ऑप्शन डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये 10.5, 1.50, 1.055, 1.05, 1.005, 0.155। ठीक है, ये वाला अवरोही क्रम को निरूपित कर रहे हैं। 59 नंबर का क्वेश्चन देख लिया जाए कि कौन सा 3630 का माने 3630 का एक गुणनखंड नहीं है? तो भाई 11 से भाग कर लीजिए। ठीक है, ये 11 से भाग कर लीजिए। ठीक है, तो 11 से भी भाग करने पर देख लीजिए, तो 11 दिए 33, 11 कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 5 से भी कट जाएगा, केवल 9 से नहीं कटेगा। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन है, उसका भी आपको आंसर बता दे रहे हैं, मीन्स इसका आंसर 5 आएगा। ठीक है ना, 59 का चौथा क्वेश्चन 9 है और 60 का जो है चौथा ऑप्शन। ठीक, तो ये इसके बाद आपको साइंस का भी मिल जाएगा इस चैनल पर। प्लीज़ यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, थैंक यू।